तमाम टेक्स एस्पिरेंट्स को सेशन नंबर 7 में खुशामदीद है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो मैं वन बाय वन आंसर करने की कोशिश करता हूँ। पहला जो मेरी वजह से ये कन्फ्यूजन अराइज हुई है वो जो सामने पे मौजूद स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सवाल किया कि ये और आप क्या डिफरेंट है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अ, ये मैं ही हूँ। और ये कन्फ्यूजन भी अराइज इसलिए हुआ है क्योंकि मैं वक्तन फवक्तन इनकी जो है काफी इनके बारे में अच्छे कमेंट्स करता रहता हूँ, तो ऐसे लगता है कि डिफरेंट पर्सनैलिटी, ऐसा कुछ नहीं, इट्स मी। तो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जो एक इशू था और जिसपे बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवालात भी हैं मेरे से, और बल्कि मैंने एड्रेस करना था लास्ट सेशन 6 में, तो मैं भी इसको बयान कर देता हूँ। ये था सेल्फ एस्टीम प्रॉब्लम्स। एंड मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि सेल्फ एस्टीम के जो प्रॉब्लम्स हैं, देखिए, मैं ऐसे एरियाज पर कम ही बात करता हूँ पब्लिकली, बिकॉज इट्स टू मच पर्सनल और हर एक का इसको देखने का अंदाज बहुत डिफरेंट है मैम। बट यहाँ पर कुछ जनरल चीजें अपनी ऑब्जर्वेशन के तहत बयान करने की कोशिश करूँ। होता क्या है कि ये सेल्फ स्टीम का जो प्रॉब्लम है कैसे अराइज होता है, मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाता, मैं आपको कॉमन एग्जांपल्स के साथ जो है बयान करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मोस्टली सी कम्युनिटी के लोग मुझे सुन रहे हैं, तो मैं उनके वहां से एग्जाम्पल कोट करने की कोशिश करूंगा। देखिए, आजकल है अक्टूबर, और आजकल आप बहुत रिलैक्स हैं इन द सेंस ऑफ सिलेबस। सिलेबस के लिहाज से आप बहुत रिलैक्स हैं, बहुत आराम से चल रहे हैं। नो डाउट कि जो रिजल्ट की एक टेंशन है वो एक अलग बात है, बट जो अभी जो आपके डेज चल रहे हैं ये बहुत कंफर्टेबल डेज होते हैं। सितंबर, अक्टूबर और मार्च और अप्रैल काफी कंफर्टेबल होता है सी कम्युनिटी के लिए। तो मैं यहाँ से एक एग्जांपल कोट करना चाहूंगा। लेट मी से कि ये दिसंबर पहुंच चुका है, दिसंबर है, और ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लेक्चर्स काफी पेंडिंग है, और जो फिजिकल स्टूडेंट्स हैं उनकी जो सिलेबस कवरेज है, क्लासेस उन्होंने ली है, बट उनकी जो सिलेबस कवरेज की स्पीड है वो टीचर के मुताबिक नहीं है, और उनका बहुत पेंडिंग एरियाज पड़े। तो दोनों तरफ पेंडिंग काम है, ऑनलाइन और फिजिकल में। और दिसंबर ऑन गोइंग है। अब बच्चे प्लानिंग कर रहे हैं, स्टूडेंट्स प्लानिंग कर रहे हैं कि हमने इस चीज से निकलना है और इस पे काम करना है। तो एक हल्का हल्का स्ट्रेस जनरेट होना शुरू हो जाता है। और क्योंकि वो जो दिसंबर होता है वो पास स्टूडेंट्स पे हर एक की अपनी अपनी इंटेंसिटी है, चीज़ों को बर्दाश्त करने की, चीज़ों को अपने ऊपर हावी करने की। कुछ लोगों के लिए दिसंबर भी नॉर्मली गुजर रहा होता है, तो वो जनवरी में एक्टिविटी का आगाज कर रहे होते हैं, हैवी एक्टिविटीज का। तो हैवी इन्फोर्समेंट करवाते हैं अपने प्लान्स की। तो जब ये इस इनिशियल स्ट्रेटजीज और प्लानिंग के साथ जनवरी में चले जाते हैं, तो बहुत ज्यादा वर्कलोड और ऊपर से प्रेशर होता है कि मॉक टेस्ट ये वो फरवरी में जो होने होते हैं, और असेसमेंट्स वगैरह तो आपकी ऑन ऑन गोइंग होती हैं जनवरी वगैरह में। तो होता क्या है कि ये एक स्ट्रेस जनरेट होना शुरू हो जाता है। और ये जो स्ट्रेस होता है ये आपका जो है, आपके ये जो लास्ट 2 से 3 मंथ्स है, 2.5 मंथ है, इसमें जो है एक प्रोक्रास्टिनेशन, एक तो डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो आपको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, क्योंकि जब इतना ज्यादा काम पाइल अप हो जाता है तो वो बॉडी रेजिस्ट करना शुरू हो जाती है। और आप एक दफा ये सेशन ले चुके होते हैं पिछले 2 ढाई माह, और अब नेक्स्ट 2 ढाई माह आपको मेहनत करना होती है, तो बॉडी रेजिस्ट कर रही होती है, माइंड भी रेजिस्ट कर रहा होता है। ऐसे में जो है परफॉर्मेंस नहीं बेहतर हो पा रही होती। कुछ स्टूडेंट्स हैं इस इन ऐसे एरियाज में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देकर निकल जाते हैं, और कुछ हैं जो अटक जाते हैं। और जो अटक जाते हैं वो ऐसा अटकते हैं कि मैं एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ कि होता क्या है कि वो काम कर रहे हैं, डेली बेसिस के टास्क भी परफॉर्म कर रहे हैं, बट उनकी स्पीड बहुत स्लो है, और वो जो दरकार स्पीड है, जैसे क्रिकेट में रन रेट जो दरकार है वो उनका उस लिहाज का नहीं है। बट वो एक अच्छा रन रेट के साथ चलना शुरू हो गया, बट रिक्वायर्ड रन रेट पूरा नहीं कर रहे। बहुत अच्छी बात हो गई है रन रेट पर। तो ऐसे में क्या होता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं होते, मेहनत कर रहे होते, और एग्जाम डेज तक पहुंच जाते हैं, और
एग्जाम्स दे दिए, पेपर जो है वो जैसे भी हो, बट वो अपने आप से सेटिस्फाई नहीं होते। और ये सेटिस्फेक्शन जो है उनको चैन नहीं लेने देता। इससे क्या होता है, उनमें एक अंदर ही अंदर एक गिल्ट डेवलप होना शुरू होता है, और ये गिल्ट जो होता है ये आपके सेल्फ स्टीम को डैमेज कर देता है। और ये सेल्फ स्टीम, ये एक अटेम्प्ट के बाद तो आप इसकी रेमेडीज ले लेते हैं, जब ये दो तीन अटेम्प्ट के बाद और फेलियर्स का आपको साथ साथ सामना होता है तो ये गिल्ट बढ़ता चला जाता है, और ये एंजाइटी की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो ये मैंने बहुत सिंपल वे में महदूद सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की टाइम की किल्लत को देखते हुए। और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, ये मैंने बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इसके अंदर हालांकि काफी डिटेल्स में मैं बात कर सकता हूँ, बट मैं यही कहना चाहूंगा कि ये चीजें जो हैं ऑटोमेटिकली आपको एंग्जाइटी का शिकार करती हैं, जो एक ना खत्म होने वाली एक बीमारी है। इट्स इट्स अबाउट ब्रेन। तो ऐसे में स्टूडेंट्स जो हैं वो, एक तो उनके साथ क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज भी अटैच होते हैं मोस्टली सीए कम्युनिटी में, तो जब वो एक एंग्जाइटी में स्टूडेंट होता है ना, तो वो कुछ नहीं कर पा रहा होता, फिर ना उसको उसको एक बर्डन अपनी स्टडीज का होता है, दूसरा उसको फाइनेंशियल स्ट्रेस ही जान उसकी नहीं छोड़ रहा होता। तो ये चीजें जो है पैरेलल लाइफ को डैमेज कर रही होती हैं, और वो एक मायूस जिंदगी में जा चुका होता है। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस फेज में हैं और जो इस फेज की तरफ जा रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप प्रैक्टिकली इस चीज से निकलने के लिए, जो प्रैक्टिकली मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, आपने 6 लेक्चर्स लिए, 7 तक पहुंच चुके हैं, 6 लेक्चर्स को यूटिलाइज करें प्रैक्टिकली। आपका सेल्फ स्टीम बढ़ेगा, आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, आप अर्निंग करेंगे, तो बेनिफिट होगा जब आपको। तो फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है वो आपका, जो आपको एक कवर अप देगा, वो आपकी एंजाइटी को मिनिमाइज करने की तरफ कुछ ना कुछ एफर्ट्स होंगी। तो होपफुली। अच्छा, तो हम आगे बढ़ते हैं पब्लिक टैक्सेशन के अंदर। मैं ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारे पब्लिक टैक्सेशन के इश्यूज हैं जो हम नेक्स्ट सेशंस में एड्रेस करने वाले हैं। खसूसी तौर पे मैं प्रॉपर्टी के ऊपर जो है एक अच्छी सी मुफस्सल वीडियो बनाने जा रहा हूँ। प्रॉपर्टी के टैक्स इश्यूज क्या है, और क्योंकि प्रॉपर्टी एक बहुत मेन एरिया है, किसी भी टैक्स रिटर्न में देख लें, सैलरी में, बिजनेस में, फ्रीलांसर्स में, ओवरसीज में, प्रॉपर्टी सब में कॉमन है प्रॉपर्टी का इशू। इसकी जियारत करते रहना बहुत जरूरी है। टैक्स ईयर की कंफ्यूजन बहुत होती है। जुलाई से जून, जुलाई से जून, तस्बीह करते रहें, जुलाई से जून। गुड हो गया। फॉरेन रेमिटेंस एंड फॉरेन इनकम, ये भी मेरा बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, इसलिए आज की स्लाइड्स में भी इसको शामिल किया। फॉरेन रेमिटेंस क्या है, फॉरेन इनकम क्या है? तो क्या है इसका आंसर आप तो लाजमी करें, ये क्या चीज है। बट फॉरेन इनकम क्या है? जो एक बीइंग अ नॉन रेजिडेंट या रेजिडेंट, जो भी इनकम आप बाहर से कमाते हैं, वो फॉरेन इनकम है। फॉरेन रेमिटेंस क्या है? फॉरेन रेमिटेंस क्या है? जो बाहर से जो लोग हैं ओवरसीज पाकिस्तानी है, बाहर से जो अमाउंट पाकिस्तान भेजते हैं अपने प्यारों को, दैट्स द फॉरेन रेमिटेंस। प्यारों को ना भी भेजे, अपने किसी को भी भेज दें, बट वो किसी को भी जो भेज देना उसमें इश्यूज हैं, वो अभी हम एड्रेस करने वाले हैं। वो इश्यूज क्या है? वो फॉरेन रेमिटेंस से फॉरेन इनकम क्यों हो जाती है, क्यों हो जाती है, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो फ्रीलांसर्स, ये फ्रीलांसर्स का क्या इशू है, और फ्रीलांसर्स की जो कम्युनिटी है, इनके टैक्सेशन इशू पे हम बात कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए, फॉरेन सोर्स इनकम इनकी टैक्सेबल है अप टू 1% फॉर फाइलर्स और 2% फॉर नॉन फाइलर्स। और इंटरेस्टिंग बात ये कि फ्रीलांसर्स की जो टैक्सेशन है, ये इनको टैक्स रिटर्न के अंदर जो इनकी फ्रीलांस इनकम है, इसके मुतालिक इनका जो है एफबीआर में इनकी टैक्सेशन नहीं हो रही हो। इनका जो टैक्स है ऑलरेडी बैंक ही विदहोल्ड कर चुका होता है। 1% फॉर फाइलर कर चुका है, 2% फॉर नॉन फाइलर कर चुका होता है। हमने जस्ट उसका विदहोल्डिंग टैक्स या एडजस्टमेंट टैक्स रिटर्न में डालनी होती है। और बाकी जो इनके पाकिस्तान सोर्स इनकम होती है, वो तो ऑलरेडी टैक्सेबल है, जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी की टैक्सेबल थी। तो फिर हम इनको बेनिफिट्स ऐड करवाते हैं फ्रॉम एडजस्टेबल टैक्सेस से, हम इनके बेनिफिट्स ऐड करने की कोशिश करते हैं। और
तो हम ये बात कर रहे थे फॉरेन सोर्स इनकम के, थोड़ा सा इसमें क्लैश आ गया। विथहोल्ड कर लेता है बैंक इनकम ऑलरेडी, तो 1% फॉर फाइनेंस एंड 2% फॉर फाइनेंस। यहाँ पर एक न्यू चीज है, फ्रीलांसर्स को गवर्नमेंट अकोमोडेट करना चाह रही है। ये देखें क्या नजारा है पीएससीबी का, 0.25% का। देखिए जो फ्रीलांसर्स हैं वो अगर अपने आप को पीएससीबी से रजिस्टर करवा लेते हैं, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं अगर अपनी, तो ऐसे में क्या होता है उनके साथ, ऐसे में गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करना चाह रही है हमारे साथ रजिस्टर करे। जो 1% टैक्स उनका विद होल्ड हो रहा है वो 0.25% हो जाएगा। बहुत माइनर सी अमाउंट है, बहुत माइनर सी, 1 करोड़ पे 25,000 पे जस्ट टैक्स है। और फिर फ्रीलांसर जो है नॉर्मली सालाना 1 करोड़ तो एक छोटे से छोटा फ्रीलांसर कमा रहा, तो 1 करोड़ पे 25,000 पे टैक्स। जी हाँ, आपने सही सुना, ऐसा ही है, 25,000 पे टैक्स होगा 1 करोड़ के ऊपर। तो पीएससीबी से रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। पीएससीबी की रजिस्ट्रेशन जो है इसमें हमें एक जो, क्योंकि ऑलरेडी फाइलर लोग इस पर रजिस्टर हो सकते हैं, तो एनटीएन चाहिए होता है, सीएनआईसी चाहिए होता है, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। ये क्या होता है भाई, ये बैंक से मिल जाता है, जाकर बोलना जो फ्रीलांसर है उनको, वो अपना ये सर्टिफिकेट बैंक से लेकर दें, अपना अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। एंड लास्ट में है प्रोफाइल लिंक। तो प्रोफाइल लिंक से क्या मुराद है जी, उनकी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल है, लिंक्डइन पे है, फाइवर पे है, अपवर्क पे है, जहां पर भी वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, उनका लिंक मौजूद होना चाहिए। तो ये एक नन्ही मुन्नी सी रिक्वायरमेंट है पीएससीबी की कि हमारे साथ रजिस्टर करना है, तो ये फॉर्मेलिटीज हैं छोटी सी, पूरी कर दें। ओके। तो फ्रीलांसर्स को मसले मसाइल क्या है, फ्रीलांसर जुगाड़ क्यों लगाते हैं, या जुगाड़ का लफ्ज मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, फ्रीलांसर जुगाड़ करते हैं। देखिए फ्रीलांसर्स, एक तो एक चीज ये समझने की जरूरत, फ्रीलांसर क्योंकि ज्यादा, अब मैं यहाँ पर एक कॉमन फ्रीलांसर्स की मिथ एक्सप्लेन करना चाहूंगा। फ्रीलांसर्स क्योंकि करोड़ों में कमा रहे होते हैं, और ऐसा होता है कि एक फ्रीलांसर जो है ना, क्योंकि पाकिस्तान में फ्रीलांस इनकम लाने के लिए ना दरअसल थोड़ी सी मुश्किलात है। अब बैंकिंग चैनल्स के इश्यूज हैं, पेपैल के इशू है, पेपैल पाकिस्तानियों का बनना बहुत मुश्किल होता है, तो ये लोगों का पेपल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लोगों के बैंक अकाउंट से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये इश्यूज होते हैं फ्रीलांसर्स के साथ। तो ऐसे में फ्रीलांसर्स अपने आप को जो इनसिक्योर फील सा कर रहे होते हैं, और उनके कुछ कंसर्न्स होते हैं, ये वो मैंने लिख दी है यहाँ पर, तो हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। बट मैं यहाँ पर जुगाड़ की बात कर रहा था कि देखिए एक फ्रीलांसर खुद 1 करोड़ कमा रहा है सालाना, और उसके साथ जो एसोसिएटेड फ्रीलांसर है जिसको उसने सिखाया है या फिर वो उसके साथ काम कर रहे हैं, उनका रेवेन्यू भी उसके अकाउंट में आ रहा है। तो ऐसे में 5-6 करोड़ रुपए फर्ज करें एक फ्रीलांसर का सालाना आ रहा है, ऐसे में वो समझता है कि मैं तो एक तो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर ना ही करो भाई, मुझे तो ये उठा लेंगे, ऐसा नॉर्मली सोच रहे, ऐसा होता कुछ नहीं। एक तहफुजात होते हैं ना, माशाल्लाह से हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा मुल्क हमें तहफुज फराहम करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। पता नहीं है क्यों लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, मुझे नहीं समझ आता। बट चले, ऐसा अगर उन्होंने सोच लिया तो फिर उसका जवाब भी मौजूद है कि फ्रीलांसर्स जो हैं उनको तहफुजात है कि उनको, अब देखिए वो जुगाड़ लगाने की क्या कोशिश करते हैं इस तहफुजात की वजह से वो, आ, अब मैं ये एक बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ, वो इसको रेमिटेंस डिक्लेयर करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये बहुत गुनाह कबीरा है। अरे ये जस्ट फनी, मजाक के तौर पे बात कर रहा हूँ, बट रेमिटेंस डिक्लेयर करवाते हैं वो इसको जुगाड़ के तौर पे। होता क्या है कि क्योंकि बैंकिंग चैनल के थ्रू जो आपको फर्ज करें आपका क्लाइंट यूएस में है फ्रीलांसर किसी का, तो वो रेमिटेंस उसका दुबई में आ रहा होता है। दुबई कहने से मुराद जी की जितने भी पाकिस्तानी, इनका कोई ना कोई दोस्त रिश्तेदार दुबई में होता, उसका पेपैल बनाते हैं, अमाउंट उसके पास आती है, वहां से पाकिस्तान आ रही होती है। तो ये क्या करते हैं, उसको रेमिटेंस फॉर्म में ले रहे होते हैं, 5-6 करोड़ रेमिटेंस आ रहा है। और जिसका कोई रिश्तेदार है, तो अब ये, अभी जो एफपीआर की जो ऑडिट असेसमेंट है उसको निगलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर एक जनरल एक्सपीरियंसेस को देखते हुए बात करेंगे जो अब तक हो रहे हैं। एफपीआर के नोटिस इनमें नहीं है, उनको उनको नोटिस नहीं है एफपीआर, हालांकि जो बाहर से रेमिटेंस आ रहा होता है, 50 लाख से ऊपर रेमिटेंस आए तो
रिश्तेदार की तरफ, क्योंकि रेमिटेंस एक्सेप्टेबल ही ब्लड रिलेशन से है। और अगर किसी दोस्त फ्रेंड की तरफ से कभी कभार आ जाए तो कोई बात नहीं। बट अगर 50 लाख से एक्सीड करता है ना, तो फिर एफपीआर हरकत में आता है। और वो जस्ट इतना हरकत में आता है कि वो इंक्वायरी उनकी यही होती है कि हमें बताया जाए कि नेक्स्ट पर्सन कैसे कमा रहा है। तो बट मैंने आज तक उनको हरकत में आता हुआ देखा नहीं है। ये जस्ट बात है, रूल है कि वो हरकत में आता है। मैंने यहाँ पर आपको एक रियल टाइम एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ कि जहां पर 5 से 6 करोड़ रुपया पाकिस्तान आता है हर साल, और इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंस आ रहा है। ये रेमिटेंस आ रहा है, बट आ रहा है बस। तो देखें, एफपीआर को तो चाहिए कि हरकत में है कि ब्लड रिलेशन से भी अगर आ रहा है तो उसका उनको जवाब चाहिए होना चाहिए। और यहाँ तो ब्लड रिलेशन से भी नहीं आ रहा। तो जब ब्लड रिलेशन से नहीं आ रहा, तो ये चीज जो है, ये टोटली जो है, इसमें अब देखें कि जो ब्लड रिलेशंस के अलावा चीज आ रही होती है उसको एफपीआर। मैंने ये शुरू में बात की थी, रेमिटेंस और इनकम में एक बारीक लाइन का फर्क है। तो फिर जब आपकी इनकम, कोई और पर्सन आपको क्यों रेमिटेंस भेजेगा सालाना या मंथली इतनी ज्यादा, तो उसको इनकम कंसिडर किया जाता है। तो वो आपकी बीइंग अ रेजिडेंट पाकिस्तानी सर्विस होती है, इनकम होती है, जो आप एक्सपोर्ट सर्विसेज की मद में ले रहे हैं। तो ऐसे में होता यह है कि उस पे भी बहुत माइनर सा टैक्स है, 1% विद होल्डिंग टैक्स। आप ना पीएससी से रजिस्टर फाइलर हो जाए और 2% की टैक्सेशन से बच के 1%, बट लोगों को नहीं पता होता। वो रेमिटेंस, उनको ये होता है कि रेमिटेंस एग्जम्प्ट है, रेमिटेंस मुल्क का भला है, बट आप भी भला कर रहे हैं मुल्क का। तो रेमिटेंस के साथ साथ ये चीजें भी एग्जम्प्ट हैं, और इतनी माइनर सी टैक्सेशन है 1%, फिर नॉन फाइलर्स के लिए भी जस्ट 2% है। तो और जो लोग बहुत ही फर्माबरदारी करेंगे, पीएससीबी में चले जाएंगे, तो उनके लिए 0.25% है। इस चीज को कंसीडर करें ना जरूर। अरे ये चीजें इसलिए है कि आप भी अगर किसी फ्रीलांसर आपका क्लाइंट बनता है तो आप उसके साथ ये चीजें डिस्कस कर सकते हैं कि जुगाड़ से बचे। जुगाड़ अच्छी बात नहीं है। एफपीआर ने अब जो ऑडिटर्स भर्ती करना शुरू की, तो ये काफी जो है, इसमें मसले मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि जिनकी इतनी अमाउंट बाहर से आ रही होगी, तो वो उसको रेमिटेंस की बजाय अपनी इनकम के तौर पर बाहर से लाए। एक चीज तो ये होगी। अब जो उनके जनरल कंसर्न्स होते हैं, चले, एक फ्रीलांसर है, रेमिटेंस की फॉर्म में अमाउंट ला रहा है, या फिर ऑफिशियल चैनल के थ्रू आ रही है, उसकी पीएससीपी से रजिस्टर्ड है, तो ऐसे में इनके पास पैसा तो बहुत होता है फ्रीलांसर्स के पास। तो ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी हो रही होती है, मोस्टली इनकी प्रॉपर्टी एरियाज होते हैं। जब आप प्रॉपर्टी में और गाड़ियों में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो ये मैं प्रॉपर्टी और गाड़ियों के ऊपर जो है एक मुफस्सल सी वीडियो नेक्स्ट सेशन में बनाऊंगा, जिसमें आपको प्रॉपर्टी की जो ट्रांजैक्शंस हैं, इनके टैक्सेस का एक फ्लो में पता चल जाए कि ये टैक्सेशन प्रॉपर्टी की क्या है। तो प्रॉपर्टी की मद में जब इन्होंने इतने टैक्सेस दे दिए होते हैं, तो इनके वो एडजस्टेबल टैक्सेस जो है बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं, जो इनको एडजस्ट इनके टैक्स रिटर्न में कर दिए जाते हैं। और इनको एक तो इनका विदहोल्डिंग टैक्स ऑलरेडी बैंक की तरफ से, अगर 1 करोड़ पे 1% में विदहोल्डिंग टैक्स अगर इनका हुआ है, तो 1 लाख रुपया तो सीधा सीधा इनका टैक्स जो है वो गवर्नमेंट की तरफ स्टैंड कर रहा है। जो इनकी, अगर इन्होंने कोई बिजनेस भी किया पाकिस्तान में, अगर उसके ऊपर इनकी पाकिस्तान सोर्स इनकम जो टैक्सेबल है 6 लाख से ऊपर, तो वो सारा टैक्स जो है इनका एडजस्ट हो जाएगा। तो टैक्स जो है इनका इनकी तरफ जो है, इनके जस्ट इनके रिफंडेबल और एडजस्टेबल टैक्सेस शो हो रहे होंगे। इन्होंने पे कुछ नहीं करना। तो और फ्रीलांसर जो है वो घबराते क्यों हैं? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हम एक आईनी रियासत में रहते हैं, एक बहुत अच्छे मुल्क में रहते हैं। पता नहीं लोग यहाँ क्यों घबराते हैं, पर फ्रीलांसर घबरा रहा है। तो वो घबरा इसलिए रहे हैं कि हम क्यों गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करें, हम क्यों इनके साथ टैक्स रिटर्न्स फाइल करें, हम अब अपने एसेट्स इनकम क्यों शो करें। तो ये बात तो थी। तो फिर जब उनको पता चला, किसी ने बता दिया, भैया आपका बैंक अकाउंट जो है, इस पे तो पूरी नजर है पीआर की, आपकी ट्रांजैक्शंस मॉनिटर्ड हो रही हैं, आप चाहे ना चाहे आपका जो है एसेट इनकम जो रिकॉर्ड है बाहर से आ रही है, सब मालूम है। इसलिए उन्होंने जुगाड़ करके रेमिटेंस कर दिया। वो जिसको पता चला कि भी मेरे बैंकिंग के ऊपर इनकी नजर है, तो दरअसल सारी जो कोशिश ये होती है, किसी भी आप बिजनेसमैन को देख लें, फ्रीलांसर को देख लें, अभी हमने ओवरसीज की बात भी कही थी, वो यही होते हैं, उनके कंसर्न यही है कि हम क्यों रजिस्टर करें। अगर किसी को पता चल जाता है तो वो फिर रजिस्टर कर लेता है।
तो लीगली प्रोटेक्शन ही है, रजिस्टर करने में कोई नुकसान नहीं है। देखिए कितनी फैसिलिटेशन गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है। तो रजिस्टर करने में कोई नुकसान नहीं है एज सच। और आपके लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने में भी देखिए कोई टैक्सेस का सामना नहीं है। एडजस्टेबल टैक्सेस की एक भरमार है जो आपकी इस्तकबाल के लिए मौजूद है। तो आप मुस्तकबिल के मारो आप भी सुने कि वाई वे रजिस्टर, ह्यूज टैक्सेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये पॉइंट भी आपको बता दें। प्रॉपर्टी के ऊपर मैंने बताया कि आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो बन रही है। बैंक बैलेंस के ऊपर भी बता दिए कि विद होल्डिंग टैक्स लग रहा है इनको। तो जो इनका एक एडजस्टेबल स्टैंड कर रहा है। तो ये सारी नन्ही मुन्नी सी आज की बातें थी हमारी फ्रीलांसर्स को लेकर। और फॉरेन इनकम फॉरेन रेमिटेंस की जो एक बारीक सी लाइन है इनके दरमियान, तो बारीक सी लाइन जो ड्रॉ कर दी गई है। तो आपने इसको भी समझा कि ये बारीक लाइन क्या है, कैसे रेमिटेंस इनकम हो जाता है और इनकम रेमिटेंस हो जाता है, और इसका जुगाड़ कैसे किया जा रहा है, और खुलेआम जुगाड़ जारी है। तो होपफुली जो है एफबीआर इस चीज को माइंड नहीं कर रहा अभी तक, और उन्होंने बहुत प्यार से लोगों को डील करना, प्यार जो है उनका कायम है अभी तक। और किसी किसी के साथ उनका प्यार जो इस हद तक चला जाता है कि वो सिंपल ऑफ कर देते हैं, बिजली के कनेक्शन तक मुअत्तल करने पे आ जाते हैं। ये क्यों, पता नहीं क्यों ऐसे होता है। बट कभी वो बहुत ही प्यार करते हैं और कभी बहुत ही नफरत भी करते हैं। उनकी नफरत की जद में अमूमी आमतौर पे बहुत आम पाकिस्तानी आ जाते हैं। और ऐसे आम पाकिस्तानी आ जाते हैं जिनका कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं होता, और वो बेचारे इसकी जद में आ रहे होते हैं। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हो चुका होगा। अपनी क्यूरी सबमिट करें, और हाँ हाँ, और क्या। और बस यही है कि आप जो है अपनी क्यूरी सबमिट करें और अपना काम जारी रखें। जो जो चीजें हम कवर अप कर रहे हैं, तो होपफुली आपको सब समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट सेशंस के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीजें ला रहे हैं, तो इंतजार कीजिएगा। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज।